हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जिसका नाम है वैदिक एज और वैदिक पीरियड, जो कि 1500 BC से स्टार्ट होकर के डेट विल वेरी अप टू 600 BC 600 BC तक को एक्सपेंड करता है पूरा पीरियड जो है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे जो सोर्सेज थे, सोर्सेज को हमने देखा। उसके बाद और भी जितने भी जो स्थल थे, एक्सकवेशन के थ्रू जितने जो खुदाई के थ्रू जितने भी जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी, आपको इंडस सिविलाइजेशन में सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, नए व्यूवर्स हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं अभी तक नहीं देख पाए हैं तो लिंक हम दे देंगे नीचे। सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। उसके बाद जो सिलेबस सिंप्लीफाइड है उसका सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो IBC का जो जहाँ तक बात है। और भी जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें छूट गई होगी, जैसे इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इस पीरियड को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें एक एक करके हम समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, PPT के थ्रू या जितने भी जो PDF हो या जो भी फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं उसके थ्रू सारी चीज़ें हम समझाते चले जाएंगे। तो ये जो वैदिक पीरियड, इसको वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एक वैदिक जो शब्द है, एक संस्कृत वर्ड विद से बना है, विद PED, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। यानी जो वेद में जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे इस वैदिक पीरियड में, तो हमें थोड़ा सा जितने भी जो हाइम्स हैं या जो ऋचाएँ हैं, श्लोक्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करना हम लोग चालू कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। उसके बाद का जो पीरियड आता है वो वैदिक पीरियड आता है। इतिहासकार जितने भी रहे हैं अभी तक, जो इसके बारे में हमें डिटेल्स देते रहे हैं, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और पता चलता है कि यहाँ जो आर्य आए थे, यानी जो आर्यंस आए थे, उनका जो ओरिजिन जो प्लेस है, होमलैंड प्लेस कहाँ कहाँ है, उसके बारे में बहुत सारे भिन्न मत हैं। इतिहासकार किसी एक जगह पे या जो भी अध्ययन करता है, पुरातत्व वेदा है, जिनको सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, उसके थ्रू वो किसी एक जगह पे एक मत नहीं है, सहमत नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी जो इतिहासकार हैं, वो कोई बोलता है सेंट्रल एशिया से है, कोई बोलता है इनका जो उत्पत्ति है, स्थान है, जो होमलैंड है वो जर्मनी से, कोई बोलता है कि ये जो आर्कटिक रीजन है वहाँ से आए हैं, कोई बोलता है जो बाल्टिक रीजन है वहाँ से आए हैं, कोई बोलता है कि नहीं ये भारत के ही, खास करके जो सेंट्रल इंडिया है, जो वहाँ के निवासी ही थे और यहीं से इनका उद्भव विकास हुआ। लेकिन एक बात तो पक्का है कि जितने भी जो इतिहासकार हैं, लगभग जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त चीज़ें है कि वे सेंट्रल एशिया से चल के आए हैं, जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो आर्यंस आखिर भारत में आए कैसे, इनका मेन पर्पस यहाँ आने का क्या था और एक कैसे आए। जैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो इंडस सिविलाइजेशन जब एक उन्नत सभ्यता है, उसका धीरे धीरे डाउनफॉल होता है। उसके रीजन्स बहुत सारे थे, जैसे कि कोई बोलता है बाढ़ के कारण, कोई बोलता है सुखाड़ के कारण, या कोई बोलता है कि ऐसे धीरे धीरे वो सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त होती गई। कोई भी सभ्यता ऐसी ही इतनी उन्नत एडवांस स्टेज में जाके वो एकाएक विलुप्त नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे रिमेन्स अभी भी अवेलेबल हैं, यानी उसके बहुत सारे जो प्रूफ्स हैं कि हाँ, हड़प्पन जितने भी साइट्स हैं या मोहनजोदड़ो का साइट्स है, चाहे वो अन्नागार हो या फिर स्नानागार हो, वो सारे चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और बजाते रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसके जो एज हैं, पर्टिकुलर एज, उसका पता लगा चुके हैं सारे जितने भी जो हमारे पुरातत्व वेदा हैं वो सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आर्यंस हैं, भारत में इनका आगमन होता है, जो खास करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग कह सकते हैं, भारत का जो पार्ट है, उसके बाद पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, अगर पूरब में भी जाएं तो हम लोग जैसे बर्मा, नेपाल, भूटान, जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, वो सब एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के धीरे धीरे मतलब पार्ट ही थे। और धीरे धीरे वो, जैसे हम लोग देखेंगे कि 1947 के बाद पाकिस्तान बन गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया, और नेपाल अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व में आया, भूटान भी एक देश बन गया। तो सारे धीरे धीरे अपना स्वतंत्र होते गए। लेकिन जब बात करेंगे कि जो अखंड भारत है, अखंड भारत मतलब जिसको स्टेब्लिश, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अखंड भारत का मतलब
मतलब आखिर क्या होता है जो अशोक ने बनाया था। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, हमारे जो जोग्राफिकल एरियाज हैं या जो पॉलिटिकल एरियाज हैं उन सारी चीज़ों में देखने को मिल जाए। तो आर्यंस का जो सबसे सर्वमान्य थियरी है कि वो लोग सेंट्रल एशिया से चल के आए थे, खास करके ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसके थ्रू भारत में इंटर करते हैं। और इनकी जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखें कि वहाँ टाउन प्लानिंग था, टाउनशिप था, ऑर्गेनाइजेशन था, शहरीकरण हो चुका था, बहुत एडवांस लेवल पे हो चुका था। आश्चर्य करने वाली बात है कि इतनी एडवांस सभ्यता के बाद एक जो सभ्यता विकसित हुई भारत में वो ग्रामीण कैसे हो गई। डाउट तो यही क्रिएट होता है कि एडवांस सिविलाइजेशन के बाद सीधे ग्रामीण सभ्यता कैसे हो गई। जो आर्यंस इसके बाद भारत में आते हैं और ये इनकी जो जैसे सभी सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये एक ट्राइब्स ही थे, एक जनजाति ही थे जितने भी जो आर्यंस यहाँ आपको विजिट किए वो। और बहुत सारे अभी यहाँ रह गए, बस गए, अभी भी वो प्रिवेल कर रहे हैं। अब तो यहाँ के एकदम नागरिक हो गए हैं, सिटीजन हो गए हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देखेंगे कि आर्यंस एक्चुअली कौन थे और उनका क्लास जो नॉन आर्यंस मतलब जो द ओरिजिनल मूल निवासी जो जिनको कहा जाता है, जो कि भारत के मूल निवासी थे, उनके साथ उनका क्लास क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड आपको 1500 BC से स्टार्ट होकर 600 BC तक चलता है। इसमें बहुत ये जो डेट है पर्टिकुलर, ये डेट वैरी करता है और बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यंस का आगमन भारत में यहाँ उनका जो मिग्रेशन है वो एकाएक नहीं हुआ, बल्कि इस वैदिक पीरियड से चल के बहुत आगे तक हो जाता है। और इनका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फर्स्ट BC और AD और खास करके गुप्तन पीरियड में जब हम लोग देखेंगे तो इनका वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उस समय माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं, भारत में रहते हैं और यहीं रह बस जाते हैं और अपनी एक सभ्यता धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर देते हैं। तो आर्यंस आखिर कौन थे, कहाँ से आए और इनके पीछे का क्या क्या मत है, इनकी सभ्यता कैसी थी, आए तो क्या लेके आए। और जो वेद है जिनको खास करके 4 वेद जब रचित किए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और तीनों वेदों को माना जाता है, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है और अथर्ववेद को माना जाता है कि ये सबसे लास्ट में और बहुत बाद में लिखा हुआ है। यानी ये इन जो वेदों का क्रिएशन का जो काल है ये भी एक नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लगभग सैकड़ों सालों का गैप होते हुए मिल जाएगा। तो इसका मतलब इससे भी हमें पता चलता है कि जो आर्यंस यहाँ आए उनका मिग्रेशन भारत में एकाएक नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीरे धीरे करके उनका माइग्रेट होते गए हैं और आते गए हैं, यहाँ बसते गए हैं, अपनी सभ्यता विकसित करते गए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो आर्यंस लोग हैं, अब तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे ब्राह्मणाज लिखे गए। उसके बाद जो आश्रम व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था विकसित होती है लेटर वैदिक पीरियड में, और बहुत ही आक्रांत स्थिति आ जाती है, जाति व्यवस्था एस्टेब्लिश होना चालू हो जाती है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे और एक क्या बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडीज हम लोग साथ साथ करते जाएंगे ताकि सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो डाउट्स हैं हमें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वैदिक पीरियड में अगर देखा जाएगा तो विद से बना है। विद मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, इसका संस्कृत एक जो टर्म है, जो रूट वर्ड है, विद से बना है, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो फिर सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखते जाते हैं, समझते जाते हैं कि आखिर क्या माजरा है। तो ये हमारा पहले का है, जैसे यहीं से जितने भी जो PDF हम बनाए थे या जो भी PPT बना रहे थे इन सारी चीज़ों पे, अब उसको धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि बोर्ड वर्क कम हो, यानी इस पे लिखने में हम ज़्यादा टाइम व्यतीत न कर करके बल्कि ज़्यादा हम लोग और पढ़ने पे ध्यान दें। बोर्ड पे लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए ऑलरेडी PPT हमें बनाया हुआ है। अब धीरे धीरे ऐसा ही हम भी हैबिट डालेंगे कि आपको PDF के थ्रू या PPT के थ्रू सारी चीज़ें हो, आप पेन रखिए, कॉपी रखिए और इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइए। तो इंपॉर्टेंट जो साइट्स थे, खास करके ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेटलमेंट्स विद स्पेशलिटीज इन टाउन प्लानिंग, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे मान लीजिए धौलावीरा किस चीज़ के लिए फेमस था? द डिवीजन टू टाउन इन 3 पार्ट, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है धौलावीरा जिसमें 3 टियर जो टाउनशिप मिलता है, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। बाकी जगह 2, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, यानी अपर टाउन एंड लोअर टाउन। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है धौलावीरा का। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सुकोतदा, यानी जो कालीबंगन है, फोर्टिफिकेशन बाई स्टोन्स। यहाँ जो फोर्टिफिकेशन जो किलाबंदी किया गया है वो स्टोन्स के द्वारा किया गया है। फोर्टिफिकेशन ऑफ लोअर टाउन, फोर्टिफिकेशन ऑफ लोअर टाउन, यूज ऑफ मड ब्रिक्स, यूज ऑफ ब्रिक्स, यानी मड ब्रिक्स यानी कच्चे जो ब्रिक्स हैं, कच्चे ब्रिक्स के साथ साथ पक्के ब्रिक्स का भी इस्तेमाल कालीबंगा में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अमृत कोट दी, ये भी है, चाहुदारो है, लोथल है, एब्सेंस ऑफ सिटाडेल, यानी चाहुदारो लोथल में जो सिटाडेल नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप पढ़ने के थ्रू धीरे धीरे करके आप स्वतः आपको याद होते चला जाएगा, सब चीज़ याद हो जाएगा। तो फ्रंट इंट्रेंसेज इन द हाउस, यानी चाहुदारो और लोथल में हमें ये मिल जाता है आपको एग्जाम्पल कि उनका जो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर ओपनिंग बिहाइंड, वो पीछे गेट खुले होते थे, लेकिन चाहुदारो और लोथल में आगे भी दरवाजे खुले होते थे, ऐसा एग्जाम्पल्स हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये है जैसे बालाकोट, मकरान कोट, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है, आप इसको देख सकते हैं, भली बातें हैं। तो इनकी सोसाइटी कैसी थी, पर्सन्स ऑफ वेरियस क्लासेस, प्रीस्ट, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि प्रीस्ट भी थे, मर्चेंट्स भी थे, क्राफ्टमैन भी थे, बहुत सारे लोग थे, तभी तो उतना उन्नत व्यवस्था वो उतनी सभ्यता उन्नत हो पाई थी, उतनी एडवांस हो पाई थी। तो वो बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटी था। क्लास डिवीजन क्लियर कट नहीं मिलता है, हमें डाउट है, या जो इतिहासकार हैं इस पर क्लियर कट नहीं देते हैं कि वो क्या वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर था या नहीं था। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो सिटाडेल में रहने वाले जो लोग थे वो रूलिंग क्लासेस के लोग थे, और बाकी जो लोअर एरियाज में रहने वाले लोग थे या तो वो श्रमिक थे, मर्चेंट्स थे, या फिर आपको कह सकते हैं कि जो लेबरर्स थे वो वहाँ रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हमारा वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए, हाँ, वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं कि वैदिक एज से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। होमलैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। रीजन थियरिस्ट, रीजन थियरिस्ट मतलब जितने भी जो थियरिस्ट जो हिस्टोरियंस ने दिया है, ये किस क्षेत्र से आर्यंस चल करके भारत में आए हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से रहा है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर देखा जाएगा तो होमलैंड ऑफ आर्यंस क्या है, एशिया। एशिया में कहा सेंट्रल एशिया, ये कौन बोलते हैं, मैक्स मुलर हमें बताते हैं कि ये जितने जो आर्यंस आए ये सेंट्रल एशिया से चल के आए। मैक्स मुलर का ऐसा मान, मैक्स मुलर एक इंपॉर्टेंट आपको हिस्टोरियंस रह जाते हैं, शिक्षाविद भी, एजुकेटर भी थे, ठीक है। तो मेयर बोलते हैं, दयानंद सरस्वती जो बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से चल के आए। यानी सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, सबका हम लोग धीरे धीरे एक मोटा मोटी अंदाजा लगाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे इन लोगों ने क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया है, ठीक है, किन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें हमें बताई हुई है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। पामीर्स, पामीर्स मतलब जो पामीर्स का पठार है वहाँ से चल के आए, ऐसा मेयर्स का मानना है। टर्किस्तान, हर्ज फेल्ड जो है मानते हैं कि ये तर्किस्तान यानी जो टर्किश पीपुल थे, इनका मानना था कि ये लोग टर्किश लोग थे और तुर्किस्तान से चल के ये भारत में प्रवेश किए थे, ऐसा जो हर्ज फेल्ड है उनका। बैक्टीरिया जेसी रॉड मानते हैं कि ये लोग बैक्टीरिया यानी अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो जो ईरान का एरिया है वहाँ से चल के आए। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग मत हो सकता है, हम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी जो दिया जाएगा खास करके रीजन थियरिस्ट के द्वारा जो दिया जाएगा उसको मान के हम लोग फिर धीरे धीरे चलेंगे। स्टेपीज यानी ब्रांडस्टीन बोलते हैं कि जो स्टेपीज यानी घास के मैदानों से चल के ये लोग आए हुए थे, यानी जो सेंट्रल एशिया है या जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से चल के आए, ठीक है। जर्मनी से, पेनका एंड हर्ट्स बोलते हैं कि ये नहीं, ये जर्मनी से चल के आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो जर्मनी में सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय और जो सभ्यताएं उससे मेल जोल खाता है, तो सब हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है। हंगरी गिल्स आपको बोलते हैं कि हंगरी से गिल्स बोलते हैं कि सदर्न रशियन से, हेरिंग बोलते हैं कि सदर्न रसिया से चल के आए हैं, यानी जो सदर्न रसिया का जो पार्ट है खास करके जो चाइना का नॉर्थ वाला जो पार्ट है तो वहाँ से चल के आर्यंस भारत में प्रवेश करते हैं और वहाँ के निवासी थे, ऐसा आपको नेहरिंग्स बोलते हैं। वेस्ट बाल्ट मैक बोलते हैं कि ये वेस्ट बाल्टिक से चल के आए। आर्कटिक रीजन बाल गंगाधर तिलक जो कि एक इंपॉर्टेंट आपको बार बार ये विवादास्पद बयान हो जाता है या विवादास्पद चीज़ें, लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी उन्होंने उसमें बताया है कि ये जो आर्कटिक रीजन से चल के आए हैं जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन थे। कहाँ तक उचित है हमें तो नहीं पता, हिस्टोरियंस ही समझे, सारी चीज़ें सारे जो तर्क हैं इन लोगों के द्वारा दिया है। रशियन स्टेपीज प्रोफेसर बेल्फी भी बोलते हैं कि जो रसिया की जो स्टेपीज हैं जो घास के मैदान है वहाँ से चल के आए और पता चलता है कि वो जब आते हैं अपने साथ तो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, बहुत सारी सभ्यताएं विकसित करते हैं, खास करके गायों के बारे में वर्णन मिलता है या जो पशुओं, यानी मेन रूप से वो क्या थे, एक ट्राइब्स ही थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो
चारागाह की खोज में व्यतीत चला करते थे। तो आर्यंस थियरी ये सब बताते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जो इनका ओरिजिन है इंडिया में, जैसे कौन है, सेंट्रल इंडिया। राजबली पांडे साहब बोलते हैं कि एक अच्छे इतिहासकार रहे हैं कि ये सेंट्रल इंडिया से ही इनका माने सेंट्रल इंडिया में ही ये रहे हैं, वहीं से ये पूरे भारत में फैले हैं, ऐसा इनका मानना है। एल डी काला साहब मानते हैं कि इनका जो आगमन है वो कश्मीर, जैसे मान लीजिए कि जो कश्मीरी पंडित, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जो पृष्ठ वर्ग डिवाइड होगा, उसके बाद जो क्षत्रिय आ जाएंगे, वैश्य आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो शूद्राज का कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें हमें देखने को धीरे धीरे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगा कि ये कश्मीर, एल डी काला साहब बोलते हैं कि ये नहीं, ये कश्मीर के ओरिजिन थे, कश्मीर से ही पूरे भारत में फैले। सप्त सिंधु का भी दिया जाता है कि जो सिंधु, जो 7 नदियों से बनी हुई जो सिंधु है, सप्त सिंधु है, वहाँ सप्त सिंधु प्रदेश जो है वहाँ से चल के आए हुए हैं, जो एसी दास साहब बोलते हैं। हिमालयन फुट हिल्स, पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री बोलते हैं कि नहीं, ये हिमालयन फुट हिल्स यानी हिमालय की तराई में रहने वाले जो लोग थे और वहीं से पूरे भारत में फैले हुए हैं और आर्यंस का आगमन ऐसे भारत में होता है। तो ये सारे जो थियरिस्ट थे। अब हम लोग देखेंगे कि होमलैंड ऑफ आर्यंस एक्चुअली था का, और उनकी सोसाइटी कैसे थी, वो क्या करते थे, उनका इनिशियल लाइफ कैसा था, फिर धीरे धीरे कैसे जो सभ्यता है, वैदिक जो सभ्यता है, कैसे कैसे विकसित होती गई भारत में। तो द वास्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति। पहले ही हम लोग जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे उसी समय, या जो सोर्सेज जब पढ़ रहे थे, तभी हम बोले थे कि जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति एंड स्मृति, यानी जो सुनकर लिखा गया और उसके बाद जिनको याद किया जाता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो याद करके सारी जो ऋचाएँ हैं, जो श्लोक हैं, जो पृष्ठ होते थे और स्टूडेंट को पढ़ाते थे। जब स्टूडेंट बड़े हो जाते थे तो वो जो अपने आने वाली जो पीढ़ी के लोग थे, उन सारे लोगों को, उन ऋचाओं को, उन श्लोकों को सुनाया करते थे। तो ये है श्रुति, यानी सुनकर जो बोला गया उसको सुना गया और फिर याद करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसका ट्रांसफर। यानी अभी जो हमारा जो पूरा मैकेनिज्म जो है, एक स्मृति ही है, एक मेमोरी ही है, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे या जैनिज्म पढ़ेंगे या थोड़ा सा फिलोसॉफिकल यानी रिलीजन का, जैसे वैदिक के अगेंस्ट में जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म खड़े होते हैं कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ये ठीक ठाक नहीं है, इसमें जात पात है, भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, तो उसके अगेंस्ट में वो खड़े हो जाते हैं। तो आखिर क्या कारण रहता है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी भारत में इतना विकसित होता है कि बुद्धिज्म तो पूरे संसार में फैल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। द वास्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति लिटरेचर, द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, व्हिच मींस स्पिरिचुअल नॉलेज। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, द वेदाज आर 4 इन नंबर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वेद 4 हैं, याद रखेंगे। सबसे पहला और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ऋग्वेदा कंटेन्स रेफरेंसेस ओनली टू द फर्स्ट 3। ऋग्वेद में फर्स्ट 3 वेद्स के बारे में, यानी जो ऋग्वेद सबसे पुराना तो खुद का हो गया, उसके बाद सामवेद और जो यजुर्वेद है उसके बारे में हमें रेफरेंसेज मिल जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन अथर्ववेद के बारे में वहाँ कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद है ये बाद का लिखा गया है। Which suggests that the 4th Veda was composed at some later date। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो अथर्ववेद है ये बाद की रचना है। The Vedic literature is usually divided into 3 periods। The Mantraj period when the Sanhitas were composed। ठीक है, यानी जितने भी वैदिक लिटरेचर था उसको 3 पीरियड में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है द मंत्रा पीरियड when the संहिता was यानी जब संहिता का निर्माण किया गया। ठीक है, बहुत सारे संहिता आज लिखे गए, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सब डिटेल्ड में हम लोग पढ़ते जाएंगे आज। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, मंत्रा पीरियड, यानी उस समय मंत्रों के माध्यम से ही, जो उस समय सूत्र थे, उन सूत्रों के माध्यम से ही सारी चीज़ें की जाती थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं और लोग मानते हैं। तो हम लोग भी देखेंगे आखिर क्या माजरा है। ब्राह्मण पीरियड व्हेन द ब्राह्मणास उपनिषद्स एंड अर्णिकास वर कंपोज्ड, यानी पहला पीरियड मंत्रा पीरियड, दूसरा पीरियड है ब्राह्मणास पीरियड, यानी इसमें बहुत सारे जो ब्राह्मणों की रचना की गई। ब्राह्मण मतलब ये जो कम्युनिटी आज हम लोग समझते हैं वो नहीं, ब्राह्मण मतलब जो साहित्यों का निर्माण उस समय किया गया। बहुत सारे ब्राह्मणास लिखे गए, बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। उपनिषद को माना जाता है कि ये वेदों के अंत में आने वाली जो चीज़ें हैं, वेदांग जिनको बोला जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अध्ययन करते जाएंगे कि कितने, जैसे शतपथ ब्राह्मण था और भी ब्राह्मण थे, तो ये सारे ब्राह्मण में क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है, कौन कौन सी चीज़ों का हम इससे अध्ययन कर सकते हैं या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा है द सूत्रा पीरियड, 3 पीरियड सक्सीडेड और ओवरलैप्ड ईच अदर, यानी ये जो तीनों पीरियड है, मंत्रा पीरियड, ब्राह्मण्स पीरियड या फिर जो सूत्रा पीरियड, ये तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ऐसा पर्टिकुलरली एक डेट फिक्स नहीं है कि इस डेट में लिखा गया, इस डेट में लिखा गया, बल्कि ये सतत जो प्रयास था लिखने का, साहित्य बनाने का, साहित्यिक चीज़ें निर्माण करने का, वो हमेशा चलता रहा। और उसी पीरियड में जितने भी जो ब्राह्मणास थे, जो मंत्रास थे, जो सूत्रास थे, उनका निर्माण होता गया। तो ये था आपको इस पीरियड के बारे में। द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स। अ मेजर एंड ओरिजिनल पोर्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर इज इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स और मंत्राज, यानी जो वेद है, खास करके जो इसके ओरिजिनल अगर देखा जाए तो हाइम्स के रूप में ही व्यक्त किया गया, यानी इनको मंत्रों के रूप में ही या श्लोकों के रूप में ही बोला गया है, यानी पद के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पद के तौर पे मतलब कि जो कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से वो सारी चीज़ों का निर्माण मिल जाता है। उसका एग्जाम्पल हम सारे वेदों में देख सकते हैं। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 संहिताज एज कलेक्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, यानी इनको 4 संहिताज में बांटा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेदाज, ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ हाइम्स, सबसे पहली चीज़ जो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। एज पर जितने भी जो हिस्टोरियंस हैं वो कि सबसे प्रमाणिक है, ऋग्वेद ही है और इन सारी चीज़ों में वो पुराना है। जब तक वैदिक पीरियड जैसे चल रहा था, जब तक हमें 1920-21 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब तक एक्सकवेशन नहीं होता था, तो हमारे लोग यही मानते थे, यहाँ के जो भारतीय लोग हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो ये समझा करते थे कि भारत का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता है, उसके पहले कुछ नहीं था भारत में। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि जब एक्सकवेशन होते गया, खुदाई होते गई और सारी जानकारियाँ उसके थ्रू जितने भी जो प्रूफ्स हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हमारे सामने आते गए, तब हमें समझ में आया कि हमारी जो सभ्यता है, जो ट्रेडिशन है, जो सिविलाइजेशन है, ये वैदिक पीरियड से बहुत पहले का है। ठीक है, और वो सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता थी। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस डाउट भी क्लियर करते हैं कि इतना एडवांस सिविलाइजेशन होने के बाद जो वैदिक पीरियड, ये ग्रामीण सभ्यता कैसे हो जाता है? कहने वाली बात है कि ग्रामीण सभ्यता से शहरीकरण की ओर आदमी बढ़ता है, नॉर्मली तो यही देखा गया है। लेकिन जब किसी जो शहरी सभ्यता का अगर विनाश भी होगा, अगर उसका डाउनफॉल भी होगा, वो नष्ट भी होगा, तो एकाएक ग्रामीण कैसे हो जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। कहीं इतिहास में कहीं कोई हाल मेल तो नहीं किया गया है, खास करके जितने भी जो आर्यन थियरिस्ट हैं या आर्यन जो हिस्टोरियंस हैं लिखे हैं इनके बारे में, क्या वो अनबायस्ड रह पाए हैं, इतिहास के साथ जस्टिस कर पाए हैं? ये सारे डाउट्स बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीज़ें हमें, क्योंकि इसी से समझ में आता है कि चारों वेद एक समय में नहीं लिखे गए हैं। जितने भी जो संहिता का निर्माण किया गया है एक बार का लिखा हुआ नहीं है, सारे जो पीरियड्स हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। मंत्राज पीरियड हो, ब्राह्मणाज पीरियड हो या फिर सूत्राज पीरियड हो, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो इससे भी समझ में आता है कि ये कम से कम इन सारी चीज़ों का निर्माण होने में 100-200 साल, 500-1000 वर्ष तो लग ही गए हैं। तो एक पर्टिकुलर एक कहना कि ये इसी पीरियड में या इसी डेट में हुआ है, कोई वैसा नहीं कर सकता। तो ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, यानी मंत्रों का जो हाइम्स है उसका संग्रह है। ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास, ऋग्वेद सारे वेदों में सबसे पुराना वेद है। ये सारी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है हम ध्यान रखते जाएंगे, क्योंकि जो वन डेयर्स हैं, वन डेयर्स मतलब जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन वाले, और बीपीएससी में जो 5 ऑप्शन पूछा जाता है, वो उन सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो हॉट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखने वाली बात है। एसोसिएटेड विद साकेल कम्युनिटी, यानी जो साकेल कम्युनिटी है उन लोगों से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट आ जाता है कि वो किस कम्युनिटी से संबंधित है। जो ऋग्वेद में जितने भी जो हाइम्स हैं, मंत्राज हैं, सूत्राज बताए गए हैं, तो आपको साकेल कम्युनिटी से संबंधित है। इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ 1017 हाइम्स और सूक्तास आफ्टर एडिंग
बिहल्या सूक्ता नंबर इज 1028, ठीक है। शुरुआत में 1017 थे और जो एक इम्पोर्टेंट बिहल्या सूक्त जब इसमें ऐड किया गया तो इसकी संख्या जो है 1028 हो गई, ठीक है। कंपाइल्ड इन 10 मंडलास एंड 8 अष्टकाज, यानी 10 मंडल और 8 अष्टक में इसको डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं टोटल? 1028, यानी 1028 हमें हाइम्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, 10 मंडल में, और 8 अष्टकों में इसको डिवाइड किया गया। अष्टक मतलब 8 ही कह सकते हैं। आल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, जैसे बोलते हैं ना कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। उसका क्या मतलब है फिर कभी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 आर ओल्डेस्ट मंडलास, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और आठवां, सातवां और ओल्डेस्ट मंत्रास, यानी जितने भी जो ओल्डेस्ट मंडल्स हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सातवां, ऐसा माना जाता है। बाकी 1, 8, 9, 10 का लेटेस्ट मंडल है। इसमें बोला जाता है कि पहला और 10वां सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो मंडल हैं, मंडलाज हैं, ये पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए मंडलाज हैं, ठीक है। द 10th मंडला और द चैप्टर विच हैज द पुरुष सूक्त हाइन वाज प्रोबेबली एडेड लेटर, यहाँ से खेला स्टार्ट होता है, ठीक है। पुरुष सूक्ता के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, इसी में मिल जाएगा सारी चीज़ें हमें, कि जो 10th मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त एक मोटा मोटी आइडिया दे। पुरुष सूक्त में ऐसा माना जाता है कि जो भी श्लोक उसमें लिखा गया है कि उसमें यही है कि वहाँ से ब्रह्मा के जो मुख है वहाँ से ब्राह्मण्स पैदा हुए, उनके चेस्ट से क्षत्रिय पैदा हुए, बेली से वैश्याज पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि मनुष्य कैसे पैदा होते हैं, मुंह से, जंघा से, छाती से, पैर से कैसे पैदा होते हैं। लेकिन 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मनुष्य का उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है। अब मुंह से कोई कैसे पैदा हो जाएगा तो सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते भी हैं इन सारी चीज़ों को और उसे याद भी रखते हैं, ठीक है। डर इस बात का रहता है अगर एग्जाम में पूछ देगा, परीक्षा में, तो हम क्या लिखेंगे? पढ़ाया तो हमें यही गया है, इतिहासकारों ने ऐसा ही पढ़ाया, हम क्या करें हैं। ये सारी समस्याएं हैं। आप एक सामान्य बुद्धि लगाइए कि मनुष्य का वो मुंह से कैसे पैदा हो जाएगा, और उसका एक ही व्यक्ति कैसे पैदा कर देगा, एक पुरुष पैदा कर देगा क्या? ब्रह्मा, अगर माना जाता है कि ब्रह्मा अगर भगवान थे या पूरे ब्रह्मांड का रचना किए, तो इसका मान्यता खाली भारत में कहाँ है? और दुनिया में तो होना चाहिए ना कि हाँ ब्रह्मा नाम का कोई क्रिएटर थे, गॉड थे, जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिए, पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर दिए। और उनके मुंह से आई पैदा हुआ, ब्राह्मण पैदा हुआ, उनके छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ, उनके जो बेली है, उधर से आपको वैश्य पैदा हो गया, पैरों से शूद्र पैदा हो गया। और सारे लोगों का काम भी बांट दिए कि ब्राह्मण क्या करेंगे, पठन पाठन का काम करेंगे, दान दक्षिणी का काम करेंगे, बलि लेना देना ये इनका काम रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें मिलेगा, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, विद प्रूफ पढ़ते जाएंगे हम लोग हैं। क्षत्रिय का काम है वो जितने भी जो पृष्ठ वर्ग हैं उनका वो रक्षा करेंगे, वॉरियर्स लोग हैं। वैश्य क्या है, ये व्यापार करेंगे, वाणिज्य व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे। और शूद्र क्या करेंगे, इन तीनों की सेवा करेंगे। और शूद्र कौन थे? जो कि भारत के सबसे कम से कम 52% लोग हैं वो शूद्र में आते हैं। अगर ब्राह्मणाज को, क्षत्रियाज और वैश्याज को हटा दिया जाए तो बाकी जो पॉपुलेशन बचता है 52%, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अति शूद्र भी आ गए, जिनको अस्पृश्य बोला गया, बाद में अनटचेबल्स जिनको बोला गया, SC STs आ गए, ठीक है। तो उनकी संख्या लगभग 24-25% है, उनको भी हटा दीजिए, तब जो बचते हैं बाकी वो शूद्राज हैं। शूद्राज लगभग 52% हैं इस देश की जनसंख्या के, शूद्र यानी OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उसमें भी EBC, तो बहुत सारी कैटेगरीज बन गया है आजकल। बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, उसके बाद मध्य प्रदेश, सब स्टेट का अपना थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी हैं तो शूद्र। ऐसा इन लोगों के अनुसार, यानी जो मंडल है 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार ऐसा यानी डिवीजन ऑफ लेबर से स्टार्ट हो गया, यानी श्रम का विभाजन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और यही चलकर एक विभत्स जो रूप है, जो जाति का रूप है, पूरे भारत में एकदम फैल जाता है,
ठीक है। और उसका आप परिणाम आज देख सकते हैं कि भारत भुगत रहा है और सदियों तक भुगता, अभी भी भुगत रहा है। अगर इस पर कंट्रोल न किया, जातीय भेदभाव ना मिटाया गया, तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी इसका भुगतान करते रहेगी। तो सोचने वाली बात है। पुरुष सुख थाई मच प्रोबेबली एडेड लेटर। मंडल 9 इज कंप्लीटली डिवोटेड टू सोमा। सोमा समझ में है ना? सोमा मतलब सोमरस। जो देव सोम थे उनको पूरा एक मंडल ही दे दिया गया कि आप पीते खाते रहो, यही सब वर्णन उसमें मिलेगा। ठीक है, कि आप शराब पियो, तरह तरह का मादक पदार्थ का सेवन करो, उन सारी चीज़ों का उसमें जिक्र मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा लॉजिकल वे में देखेंगे कि वैदिक पीपुल थे कैसे, इनकी सोसाइटी कैसे थी, इनका जो रहन चाल कैसा था, व्यवहार कैसा था, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये इतिहासकारों का लिखा हुआ है। ऐसा जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम एग्जाम्स में सेम चीज़ें, हमें क्वेश्चंस भी आधारित इन्हीं सारी चीज़ों पे मिलता है। ये 10वां मंडल तो फेमस है, उसके बाद पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया, ये भी फेमस है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये भी फेमस है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपने जानकारी को बूस्ट करने के लिए थोड़ा हम लोग इस पर देखते हैं। मंडल 2 to 7 वर क्रिएटेड बाई गृत समड़ा, विश्वामित्र, वामदेव, ऐत्री, भारद्वाज, वशिष्ठ, 8 कन्नौ, अंगीरा, 9 सोमा। ठीक है, यानी यहाँ तो हम लोग देखें कि 9 जो है कंप्लीटली डिवोटेड टू सोमा के लिए है। तो ये सारे इनका क्रिएशन कौन कौन से जो ऋषियों या महर्षियों ने किया था, इसके बारे में हमें मिल जाता है। जैसे समद ऋषि किए थे, विश्वामित्र भी किए थे। विश्वामित्र का जिक्र हमें आएगा, वो सारी चीज़ें हमें मिलेगा कि विश्वामित्र, और उसके बाद फिर ऐत्री जो ऋषि थे, वामदेव ऋषि थे, भारद्वाज थे, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ थे। इन सारे लोगों का जिक्र हमें मिलेगा। आगे जैसे ही हम लोग जो एपिक्स पढ़ेंगे, रामायण महाभारत, उन सारी चीज़ों में हमें देखने को सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो डाउट कहाँ से होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर क्या, वो तो अर्बनाइजेशन था ही, एकदम हाईएस्ट लेवल पे था। उसके बाद ये सीधे ट्राइब्स कैसे आ गए भारत में, और ये आए तो ये फिर भारत में कैसे रच बस गए। और ये मानते हैं कि हमारा इतिहास तो बहुत पहले का है। कहाँ पहले का है? 1921 में पता चल गया कि हाँ, तुम्हारा इतिहास 1500 से BC से लेकर के 1600 BC तक का है। उसके पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आगे जैसे ही बुद्धिज्म हम लोग पढ़ेंगे, बुद्धिज्म में एक एक बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी कि कहाँ घालमेल हुआ है। क्योंकि जब बुद्धिस्ट लिटरेचर तो भारत का लिटरेचर है ना, बुद्धिस्ट संस्कृति तो भारत की संस्कृति है ना, वो तो यहीं से पला बढ़ा ना। तो अब हमें समझ में आएगा कि कैसे जो मैनिपुलेट किया गया है इतिहास को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। रिदमिक कंप्लीशन ऑफ हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, यानी इसको एक गान के रूप में, यानी एक रिदम गाना गा करके, खास करके अभी भी गाँव देहातों में जब शादी ब्याह होता है, तो शादी विवाह में क्या है कि पंडित को बुलाया जाता है, पंडित अपना आता है, वो एक ऐसा मंत्र पढ़ेगा, गाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो मंत्र खास करके शादी विवाह से रिलेटेड होता है। और लेकिन जो ऋग्वेद में लिखी गई जो चीज़ें थी, वो पूरा पद में, यानी वो गायन उसका रिदमिक था, एकदम रिदम चलता था। यानी एक मीटर बना हुआ है कि यहाँ से ये गिरेगा, टान कब होगा, लो कब जाएगा आवाज़। तो जैसे गाना गाया जाता है या कविताएं जैसे गाई जाती हैं, उन फॉर्म्स में ही, यानी गानों के फॉर्म्स में ही, वो पद के फॉर्म्स में ही अवेलेबल था। बुक ऑफ चांस कंटेन्स 1549 हाइम्स, यानी चांस का जो किताब है, इसमें 1549 हाइम्स हैं। ठीक है, मीन टू बी संग एट द सोमा सेक्रीफाइस बाई अ स्पेशल क्लास ऑफ ब्राह्मणाज कॉल्ड उद्गात्रीज, बट द सामवेदा हैज वेरी लिटिल ओरिजिनल वैल्यू। सामवेद का वैसे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना कि ऋग्वेद का है। उसमें बताया गया है कि जो चांद की जो किताब है, बुक ऑफ चांद, उसमें 1549 है, जिसमें जो सोम है, जो सोमदेव हैं, उनको डेडिकेटेड करके लिखा हुआ वो सारी जो चीज़ें हैं। और उसमें माना जाता है कि वो उसको उद्गात्री जो होते थे, जो ऋषि होते थे, वही उस चीज़ का गायन कर सकते थे, ऐसा माना जाता है। इट हैज़ ओनली 75 फंडामेंटल हाइम्स, यानी जो सामवेद है इसमें केवल मूल रूप से फंडामेंटली अगर देखा जाए तो 75 हाइम्स ही हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसे कर्नाटका जैमिनिगा, गुजरात कंटुम, महाराष्ट्र रानायनिया, संग बाई उद्गात्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जब हम लोग म्यूजिक पढ़ेंगे भारत का, या भारत की जो कला एवं संस्कृति जब पढ़ेंगे, उस समय इस चीज़ को और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। या फिर क्या चीज़ था, कैसे गाया जाता था, कौन कौन सी कलाएं थी, जैसे 16 कलाओं का बात किया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और भारत में फिर वैसे ही घराने स्टार्ट हो गए।
ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में या जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डिस्कशन करेंगे। यजुर्वेद, सामवेद हो गया। यजुर्वेद क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स। इसमें क्या है? इस सैक्रिफाइस यानी जो बलि कैसे देना है, लेना है, क्या करना है, बलि प्रथा तो थी ही। और आजकल भी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि एक औरत के ऊपर माँ दुर्गा या माँ काली आ गई उसके ऊपर, और उसने क्या किया, अपना पूरा मुंडी काट के चढ़ा दिया। तो ऐसी जो मूर्खतापूर्ण जो बातें अभी भी इस 21st सेंचुरी में अगर कोई कर रहा है, विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो बड़ा चिंतनीय विषय है। ठीक है। रिचुअल्स ऑफ यज्ञनाज, यानी यज्ञ कैसे किए जाते थे। यज्ञ करना, कराना, जैसे बोले कि जो ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना, बलि लेना और देना। ठीक है। और बलि किसके लेते थे, आखिर क्या क्या प्रोविज़न, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है कि दान वही लेंगे, देंगे, पठन पाठन का काम वही कराएंगे, हैं, बाकी सब उनके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। इट्स संग बाय प्रीस्ट अथर्वरयु, अद्यवरयु के द्वारा जो यजुर्वेद है उसका उद्गान किया जाता है, उसके द्वारा गाया जाता है। इट्स मंत्राज टेल अस हाउ द सैक्रिफाइसेस वर टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हाट पार्ट द Otherwise, the Brahmanas who performed the manual work in the arrangement of sacrifices was to play at the time of sacrifice। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मोटा मोटी ये बताएंगे कि मंत्र फूकना है। ठीक है। मंत्र फूकना या फिर सैक्रिफाइसेस के समय खास करके यज्ञों में हम लोग देखते थे कि जैसे यज्ञ बना हुआ है तो वहाँ आग लगाने के लिए बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है। मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और मंत्रों के उच्चारण से ही आग लगाया जाता है। हो सकता है आजकल तो हम नाइट्रस ऑक्साइड को ग्लिसरीन से मिश्रित करके हवा में छोड़ दें थोड़ा देर के लिए तो आग लग जाएगा। ठीक है। तो आजकल विज्ञान तो सबका भंडाफोड़ करने में लग चुका है कि ऐसा क्यों होता था, उस समय कैसे होता था और लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता था। तो ठीक है, उस समय जितने भी जो यज्ञनाज होते थे, यज्ञ होते थे, यज्ञों में जो आहुतियाँ दी जाती थी, वो सारी चीज़ें माने जो दशांग है, घी है, सारी चीज़ उसमें फेंका जाना, जलाया जाना, वो सारी चीज़ें किया जाता था। उसमें एक स्पेशल जो ब्राह्मणाज होते थे वो बताते थे कि इस चीज़ को कैसे गाएंगे। अगर ख़राब तरीके से गा दिए तो जो जिसके लिए जो यज्ञ किया जा रहा है, मान लीजिए कि अगर हम रुद्रा के लिए यज्ञ कर रहे हैं या फिर इंद्रा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, यानी इंद्र के या जो रुद्र हैं उनके लिए, या अगर किसी पर्टिकुलर देवता से समर्पित अगर वो कोई मंत्र है या फिर जो यज्ञ किया जा रहा है तो उसका मंत्रोच्चारण उसी प्रकार से होना चाहिए और उसी वे में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो वो क्रुद्ध हो जाएंगे, मतलब क्रोधित हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे और फिर वो जितने भी जो हमारी चीज़ें हैं उसका वो विनाश कर देंगे। ऐसा इन लोगों का पुगापंथ है, बनाया हुआ चीज़ है। हैज़ बीन कंपाइल्ड इन 40 पाथ। ठीक है। यजुर्वेद का निर्माण आपको 40 पाथ में देखने को मिल जाता है। ठीक है। हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कृष्णा यानी ब्लैक यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ब्लैक यजुर्वेद एंड वाइट यजुर्वेद यानी शुक्ल, काला कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल से ही शुक्ला बना है। खास करके भारत में जो ब्राह्मणों को टाइटल मिलता है कि ये शुक्ला हैं तो ये मिश्रा हैं तो पांडे हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती है भारत में। जो पूंछ एक लटका हुआ है, जो जिसको टाइटल बोला जाता है कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है भारत में। ठीक है। ये सारी चीज़ें। प्रोज टेक्स्ट में क्या था, अथर्ववेद। ठीक है। तो प्रोज टेक्स्ट है और यानी इसको प्रोज में ही यानी कविताओं के माध्यम से इसको अथर्ववेद देखते हैं कि मंत्राज फॉर मैजिक स्पेल्स। अथर्ववेद की क्या उपयोगिता है कि इसमें जो मंत्र हैं, जितने भी जो वशीकरण का मंत्र है या और भी काला जादू टोना, सारी चीज़ें अथर्ववेद में सारी चीज़ें मिले। ये बहुत बाद का वेद है तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। पॉपुलेट रिचुअलिस्टिक सिस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस, यानी अथर्ववेद में बहुत सारे रिचुअल्स हमें देखने को मिल जाते हैं या फिर जो बहुत सारे सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और जिसका वर्णन हमें जैसे पशु बलि देना है, ऐसी जो कुकृत्य करना, कराना या वशीकरण, ये सब सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगी। एसोसिएटेड विद सौंकियाज एंड पाइपलाड कम्युनिटी, इन जो सौंकिया और पाइपलाड कम्युनिटी है, एक अच्छा है आपको ये मिल गया कि सौंकियाज एंड पाइपलाड कम्युनिटी जो है उनसे संबंधित है। ठीक है।
खास करके जो अथर्ववेद है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। बाद में जितने भी जो पुराण आ जाएंगे तो वहाँ भी जो कन्फ्लिक्ट है, जो कंट्राडिक्शन हमें समझ में आ गया कि विष्णु पुराण पहले आया कि शिव पुराण पहले आया, कौन पहले आया, सबसे बड़ा कौन है, विष्णु बड़ा है कि ब्रह्मा बड़ा है कि शिव बड़ा है, और तीनों का क्या क्लैश रहता है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जब पुराणाज पढ़ेंगे, जब एपिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ 711, 731, 760 हाइम्स, यानी सबसे पहले इसमें 711 थे, फिर 721 हुए, फिर 730 हाइम्स इसमें अब तक हो गए हैं। नॉट इंक्लूडेड इन त्राई, त्राई में इनको नहीं जोड़ा। हैज बीन डिवाइडेड इन 20 कांडाज, यानी जो अथर्ववेदास है इसको 20 कांडों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, तो इन सारे फैक्ट्स को हम लोग याद रखेंगे। शायद विजिबल है नहीं, ठीक है। हैज बीन डिवाइडेड इन 20 कांडाज, 20 कांडों में बांटा गया है। 18th 19th 20th कांडाज आर लेटर वर्क्स। अब इसमें 18वीं 19वीं और 20वीं जो कांड जोड़े गए हैं ये बाद के काम है। तो बहुत सारे इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें रचित की गई 185 के बाद, जब ब्राह्मण धर्म की रचना की गई उसके बाद का है, और ये फला फूला आपको गुप्तन पीरियड में बहुत ज़्यादा, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार हैं। और ये बताता भी कि लेटर बाद में जोड़े गए, यानी जब वेद में ही बहुत सारे जो ऋचाएँ हैं बाद में जोड़ी गई, बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं, जो मंडलाज हैं वो बाद में जोड़े गए। पहला और 10वां तो और लेटेस्ट हैं, फिलहाल के ही जोड़े हुए हैं। फिलहाल मतलब 1-2 हज़ार पहले, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम एविल स्पिरिट्स। अब देखिए कि जो बुरी आत्माओं से छुटकारा आपको कैसे लेना है ये अथर्ववेद में बताया गया है। ये बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, आत्मा का कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे कि आत्मा परमात्मा ये सब कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते जाएंगे। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन इंडियन मेडिसिन, और इसमें माना जाता है कि अथर्ववेद में इंडियन मेडिसिन का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, हो सकता है। तो फिर जब हम कल आएंगे तो कल फिर जितने भी जो ब्राह्मणाज हैं, ब्राह्मणाज की जो रचना की गई है वो कौन कौन से ब्राह्मणाज हैं, वहाँ से क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है कि सारी चीज़ों को एकत्रित करके जितने भी जो चीज़ें हैं हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर दें, ताकि आप एक सहूलियत के साथ आराम से बैठ के पढ़ सकें, पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। तो इन सारी शब्दों के साथ बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।